गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप को ये एथिक्स क्रैश कोर्स वाली सीरीज़ आपके काम आ रही है। मैं कोशिश करूँगा इसको और कंसाइज और वैल्यूएबल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना सकूँ। उसके साथ साथ आपसे एक बात है कि आप यूपीएससी तक्षशिला, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब में देख पा रहे हैं तो उनके कई बार क्या होता है ना कि हम हर चीज़ के लेक्चर नहीं बना सकते, तो हम बहुत सारी चीज़ें अब क्या है ना पीडीएफ के रूप में भी डालते रहेंगे टेलीग्राम में, ताकि हमारा लोड कम हो जाए। जैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस का और ये सब चीज़ें हम उस पर टेलीग्राम पे डालेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, तो टेलीग्राम पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे आप आईडी देखोगे तो पर्सनल आईडी है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू कि आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस से। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है, इससे आपका एक सवाल तो डायरेक्ट आएगा, और हो सकता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट यूज करने को मिल जाए। इनडायरेक्ट यूज करने का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम दूसरी है, वहां पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ वे अहेड भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो मान लीजिए प्रॉब्लम चल रही है कि आपको मॉरल इंसाइट से क्या होना है, कैसे होना है, तो आप वहां पे भी एक छोटा सा डिस्कशन ईआई का भी डाल सकते हो। ईआई बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, बहुत जगह यूज हो जाएगा। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें समझना होगा इमोशंस क्या होते हैं। देखो, इसकी फीलिंग तो आप सबको पता है कि इमोशन है क्या, लेकिन इसको हम कैसे डेफिनेशन के रूप में एग्जाम में लिखें वो जरूरी है। तो इमोशन में समझाने नहीं जा रहा हूं, इसके कुछ आपको डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, वो आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इमोशंस क्या होते हैं? रिएक्शंस, रिएक्शंस टू इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई कैसे? जैसे एग्जाम्पल, थॉट्स और इवेंट्स दैट अकर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक ये चीज आप समझ लीजिए। इंटरनल स्टिमुलाई कैसे? जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, उससे जो आपके मन में रिएक्शन आता है, उसको हम इमोशन कहते हैं। और ये इमोशंस बहुत बार किसी बाहरी चीज पे भी आ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई बहुत एक आदमी करा रहा है पेन में, तो कहीं ना कहीं आप अपसेट होते हो। तो ये अपसेट आपका जो इमोशन है, सैडनेस का जो इमोशन है, वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखा किसी को पेन में। दूसरा इंटरनल स्टिमुलाई वाला देख लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में आ रहा है कि आज शाम को जाऊंगा घर पर और ये सब कुछ खाने का बना होगा, ये सब लोग आए होंगे, फंक्शन होगा, ये सब। अब आपके मन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन यही सोच सोच के आप खुश हो रहे हो। तो इसका क्या है? ये इंटरनल स्टिमुलाई से आपको खुशी वाला जो इमोशन है वो मिला। तो इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है एग्जाम में, तो हम क्या लिखेंगे? इमोशंस आर रिएक्शंस टू इंटरनल स्टिमुलाई और इवेंट्स दैट अकर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है अफेक्टिव, अफेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं? कई बार क्या हो सकता है कि आपको इमोशन को डिफाइन करते हुए कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया, एथिक्स वाले में भी बताया, वैल्यूज वाले में भी बताया, कि डायरेक्ट कभी वैल्यूज पे सवाल आ जाए तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी है और एक एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो अगर इमोशंस पे ही डायरेक्ट सवाल आ जाता है, जो कीवर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, तो आपको 2 लिखने पड़ेंगे, एक डेफिनेशन और एक एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ये हो गया डेफिनेशन। अफेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। अफेक्टिव इज लाइक लिंक टू इमोशंस। तो इमोशनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है कि जिस तरह से आप चीजों को समझ रहे हो, तो वो इमोशनल स्टेट जो है उसको हम इमोशन कहते हैं। ठीक है।
तो ये आपको याद इसमें देखो ज़्यादा करना है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं इमोशन क्या होता है। एंगर, सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब आपको पता है, लेकिन ये पता होने के साथ एग्जाम के लिए कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। ये दो डेफिनेशन आपको याद करनी है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, अगर इमोशन पे सवाल आएगा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ इमोशंस। फंक्शंस ऑफ इमोशंस हम दो कैटेगरी में देख लेते हैं, एक है इंट्रापर्सनल और है एक इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी कि पर्सन के अंदर, और इंटरपर्सनल दो पर्सन के बीच में। इंट्रापर्सनल क्या है, एक्ट क्विकली विद मिनिमल, कम से कम मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस। एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ। मान लीजिए सड़ी हुई सब्जी है, ठीक है। अब वो सड़ी हुई सब्जी को आपका ब्रेन प्रोसेस करे, फिर उसको समझे कि ये खराब हो चुकी है, और फिर आप रिएक्शन दो, ये तो लंबा प्रोसेस है ना। इमोशन क्या है कि आप देखते ही सड़ी हुई वस्तु से दूर भाग पड़ते हो। क्यों? वो कहीं ना कहीं एक डिस्गस्ट वाली आपकी क्या बोलते हैं, इमोशन जगाता है। तो वही है कि एक्ट क्विकली, बहुत तेज रिएक्शन देने में आपको मदद करता है, बहुत ज्यादा सोचे समझे। आपने कोई चीज अच्छी देखी तो आप उसकी तरफ खींचे चले गए, आप प्रोज और कॉन्स निकालने नहीं बैठ रहे हो। तो इमोशनल स्टेट्स क्या है, आपको एक्ट क्विकली विद मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस। एग्जाम्पल भी लिख लो, डिस्गस्ट एट स्पॉइल्ड वेजिटेबल या मिल्क, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। यानी डिस्गस्ट, भाई बहुत खराब लगा, घृणा हो गई। दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे, अब आपने कहा है कि भाई कहाँ जाएं या क्या कौन सा स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें कि फुटबॉल खेलें। तो अगर आपको क्रिकेट से इमोशनल प्लेजर मिलता है तो ऑब्वियसली आप क्रिकेट की तरफ भागोगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में भी आपको मदद करता है, खुद की डिसीजन मेकिंग में। तो जिस इमोशन से आपको, जिस एक्शन से आपको पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे तो आप वही करोगे। जैसे आपको अगर बाइक चलाना अच्छा लगता है तो आप बाइक चलाने की तरफ जाओगे ना, तो जिससे अच्छा इमोशन आपको प्राप्त होगा वही एक्शन करोगे, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये दो हो गए इंट्रापर्सनल। अब इंटरपर्सनल भी देख लेते हैं। अलाउज अस टू अंडरस्टैंड, क्या समझने में हमें मदद करता है, दूसरों को, अदर्स। कैसे, मैंने आपको, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में आपको नॉन वर्बल एक्सप्रेशन बताया था क्या होता है। जो इशारे हैं, हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, वो आप कैसे समझते हो, इमोशन से समझते हो। अब मान लीजिए आदमी बहुत पेन में, उसकी शक्ल उतरी जा रही है, ठीक है, वो कह नहीं रहा है कि मैं दर्द में हूँ, लेकिन उसके इमोशंस की वजह से उसके हाव भाव बदल जाते हैं। अब हाव भाव बदलने के बाद आप समझ जाते हो कि अगला भाई जो है पेन में है। इसी तरह बच्चे को पता चल जाता है आज तो उसके पिताजी या उसकी माताजी बहुत गुस्से में है। कैसे पता चलता है, वो कहते हैं क्या कि मैं गुस्से में हूँ, आपको उनके हाव भाव से पता चल जाता है। तो इमोशन क्या है, उस कम्युनिकेशन को, उस रिलेशन को प्रॉपरली केटर करने की मदद करेगा कि नहीं मदद करेगा। जैसे आपने देखा भाई आपके माता पिता नाराज हैं, गुस्से में हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी बातों को रखोगे ना, ये थोड़ी ना कि रायते की तरह फैल जाओगे। तो यही है, अलाउज अस टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने में मदद करता है क्या, इमोशंस। दूसरा क्या है, कैटलिस्ट फॉर मोरालिटी, इसको भी समझ लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कोई भी चीज को फास्ट करने का, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो उसको फास्ट करने का। तो ये क्या कह रहा है, मोरालिटी को और फास्ट क्विक करेगा। कैसे भाई, हमने कहा है कि आपको इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस प्राप्त करने की इच्छा होगी। आप चाहोगे ना कि आपको पेन की जगह हैप्पीनेस मिले। पेन की जगह हैप्पीनेस कैसे मिलेगी आपको, आपने क्या किया कि भाई जो भी मोरालिटी है, यानी जो भी सही डिसीजंस हैं,
जो भी सही एक्शंस है, राइट एक्शंस करते हैं ना, तो लोग आपको तारीफ देते हैं, तारीफ करते हैं तो आपको खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस हमें क्या कर रहे हैं, सही एक्शंस को प्राप्त करने के लिए पुश कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। वही चीज समझाया गया है। देखो, क्वेश्चन आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस में पूछ सकता है कि इमोशंस का क्या रोल होता है एंड व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आधे पार्ट में आप इमोशन वाला पार्ट भी तो समझाओगे। उसके लिए मैंने आपको ये समझाया कि आपका अगर किसी केस में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इमोशंस एंड व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट, तो उसमें ये आधा डिस्कशन आप करना, और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला तो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये इतना ही बहुत है इमोशंस को लेके, आपको ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। अब मेन मुद्दे की बात आ जाते हैं भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमने समझ लिया इमोशन क्या होता है, अब भैया ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या भला है वो भी जरा समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की देखो डेफिनेशन, मैंने आपको बताया ना डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ज्ञानी बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ये डेफिनेशन किसने दी है, बाय मेयर एंड सेलोवी। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है। कौन सी डेफिनेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, कैपेसिटी कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज own feelings and that of others। आप ये लिख लीजिए, मैं आपको समझा भी दूंगा। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज ओन फीलिंग्स एंड दैट ऑफ अदर्स प्लस फॉर मोटिवेटिंग ourselves and for managing इमोशंस। अब इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कह रहा है कि उस कैपेसिटी की, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, वह कैपेसिटी जो आपको अपनी फीलिंग्स और दूसरे की फीलिंग्स को समझने के काबिल बनाती है। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज ओन फीलिंग्स एंड दैट ऑफ अदर्स। ये किस लिए, फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस। तो दो काम आती है, जब आप खुद के और दूसरों के इमोशन समझते हो तो वो आपको मोटिवेट करता है खुद को, और दूसरे के इमोशन समझने में मदद करता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्ट सवाल आता है ना, तो आपको दो बार तो लिखना ही पड़ेगा ना, एक एक्सप्लेनेशन एक डेफिनेशन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफर्स टू एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस of oneself and others to arrive at mature decisions। ये बात क्या कह रहा है ये भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है भैया एबिलिटी है, जैसे कैपेसिटी हमने समझा, एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी, भैया अपने इमोशंस आप मैनेज कर पाओ और दूसरे के इमोशन मैनेज कर पाओ। किस लिए, टू अराइव एट मैच्योर डिसीजंस। देखो ये याद करना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने आपको अगर शुद्ध भाषा में समझाऊं तो कुछ नहीं है कि भैया अपने इमोशंस को आप समझो, दूसरे के इमोशंस समझो। अगर आप ये इमोशंस एक दूसरे के समझ पाओगे तो आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो बेटर इस्टेब्लिश होते हैं। बस इसका मतलब ये होता है, और कुछ खास मतलब नहीं होता इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो इसी को हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज ओन फीलिंग्स एंड दैट ऑफ अदर्स फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस। ये भाई साहब किसने दिया था, मेयर एंड सेलोवी ने बात कही थी। फिर एक बात और है कि रेफर्स टू एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस ऑफ वनसेल्फ एंड अदर्स टू अराइव एट मैच्योर डिसीजंस। ये हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। अब एक चार्ट आपको बना के दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आए ये चार्ट यूं का यूं चिपकाना है। देखो, जो जितना जैसा बता रहा हूं उतना करते चलो, नंबर आएंगे। रिकॉग्नाइज
इमोशंस, देखो मैंने अपने टाइम पे बड़ी कम मेहनत करी थी, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बट कम मेहनत में आप ज़्यादा बार याद करते हो, रिवाइज करते हो, और वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जेनरेट इमोशंस, रेगुलेट इमोशंस। शॉर्ट फॉर्म क्या है? रागर। मैंने ऐसे याद, ये लिखना नहीं है वहां पे, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ये ऐसे याद कर लो, रागर। ठीक है, recognize, access, generate, regulate। ठीक है, ये क्या है? ऑफ सेल्फ, ऑफ अदर्स, किस लिए? सेल्फ मोटिवेट, इम्प्रूव लाइफ, मैनेज बेटर रिलेशनशिप। देखो ये चार्ट आपको बना दो, बिल्कुल आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आए, ये डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन और ये चार्ट बना दो, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट डन है, आपका एक नंबर बन जाएगा। क्या आपको करना है? रिकग्नाइज इमोशंस, एक्सेस इमोशंस, जनरेट इमोशंस, रेगुलेट इमोशंस। किसके? अपने, ऑफ सेल्फ, ऑफ अदर्स। किस लिए? सेल्फ मोटिवेट, इंप्रूव लाइफ एंड मैनेज बेटर रिलेशनशिप। ठीक है, फिगर क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसी के अंदर जो सब पार्ट्स वाले डिस्कशन है। सब पार्ट्स क्या हैं? डोमेन्स ऑफ ईआई। ईआई वही इमोशनल इंटेलिजेंस। डोमेन्स ऑफ ईआई क्या है? एक एक करके देख लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है अवेयरनेस अबाउट वंस ओन इमोशंस। भाई आपको जो है ना अपने इमोशन पता तो चलने चाहिए ना। आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको पता चले कि भाई मैं दुखी हूं, आपको खुद ही नहीं पता आप दुखी हो, आपको खुद ही नहीं पता कि आप गुस्से में हो। तो सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, दूसरा क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। अब आपने समझ लिया कि भाई आप गुस्से में हो, आपने ये भी समझ लिया आप दुखी हो, तो इनके जो इमोशंस हैं इनको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज इमोशंस ऑफ सेल्फ। जैसे भाई आपने देखा कि आपके छोटे भाई ने चोरी कर दी, ठीक है, अब आप आग बबूला हो, आप बिल्कुल गुस्से में हो, आपको पता है कि आप गुस्से में हो, अगर आप इस गुस्से को मैनेज नहीं करोगे तो क्या है? आप अपने भाई को थप्पड़ मारोगे। तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज मैं कह रहा हूं, अपने इमोशंस को मैनेज करना है। सेल्फ मैनेजमेंट डोमेन्स ऑफ ईआई है ये, बाय गोलेमैन, डैनियल गोलेमैन। ठीक है, फिर आता है सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन क्या है भाई? सेल्फ मोटिवेशन कह रहा है कि अचीवमेंट ड्राइव, मैं लिख देता हूं पहले फिर आपको समझाता हूं। अचीवमेंट ड्राइव, ऑप्टिमिज्म, कमिटमेंट। ठीक है, अब देखो आपने अपने इमोशंस को मैनेज भी कर लिया, मान लिया आपने क्रोध को कम कर लिया, लेकिन अगर आप अपने ही इमोशंस को यूज करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो आपके जो एक्शंस हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई लेना ही देना नहीं होगा। तो आप कह रहे हो कि जो भी एक्शन लो ना, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो अपने मैनेज्ड इमोशंस को यूज करने के लिए। इसमें क्या है? ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, अचीवमेंट ड्राइव। अचीवमेंट ड्राइव का मतलब क्या है? आप चाहते हो चीजें बेहतर हो। ठीक है,
तो अचीवमेंट ड्राइव हो गया, ऑप्टिमिज्म चीज़ें बेटर हों, कमिटमेंट है कि आप निरंतर प्रयास करोगे। तो ये कुछ डोमेन्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसी को हम कर रहे हैं। फिर क्या आता है, सोशल अवेयरनेस। कुछ नहीं भाई, अदर्स इमोशन समझने की बात कर रहे हो यहां पर। फिर क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या कह रहा है, अब आपने अपना इमोशन समझा, उसको मैनेज भी कर लिया, फिर उसको आपने मोटिवेशन भी लाया कि जो भी आप एक्शन लोगे इसी के अनुसार लोगे, फिर आपने दूसरे के भी इमोशन समझ लिए, अब इसको यूज कैसे करोगे। तो आपस के रिलेशन को मैनेज करने में आपको यूज करना है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका डोमेन हो गया। तो यहाँ पर जो है आप ये 5 डोमेन्स लिखोगे कब, देखो मुझे नहीं लगता कि डोमेन्स ऑफ ईआई करके क्वेश्चन आएगा कभी, क्वेश्चन आपका ईआई इन जनरल आएगा। तो जब तक 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तब तक आप इसमें डिटेल में नहीं जाओगे। अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये कीवर्ड्स लिख देना उतना बहुत है, आपको बहुत अंदर जाके समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड से काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आपने 2 एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन और एक फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना दिया है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन सब पार्ट्स। अगर सब पार्ट्स कम हैं तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल डोमेन्स ऑफ ईआई आने के बहुत कम चांसेस हैं। फिर हम समझते हैं क्या है इसी का, भाई आजकल ईआई की नीड क्यों है, नीड ऑफ ईआई इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो सब तो आपने ऊपर समझा दिया, ईआई क्या होता है, ईआई के डोमेन्स क्या होते हैं। भाई ईआई की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ ईआई इन एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल लाइफ में नहीं पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया है। तो हम एक एक करके समझते हैं। भाई चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब ये चेंजिंग इन्वायरमेंट वो नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या है वो बता रहा हूँ मैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या है, आईटी एंड डिजिटल ग्रोथ। आप सब देख रहे हो कि भाई कैसे लोग फोन निकाल लेते हैं बात बात में। तो आईटी एंड डिजिटल ग्रोथ, फिर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, इसको समझ लेते हैं। भाई पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो डिजिटल ग्रोथ और आईटी की मदद से आदमी अब जागरूक हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं चलता था कि भाई जो साहब ने बोल दिया वही है, अब क्या लोग भी जागरूक हो रहे हैं। उसी तरह सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, पहले दबा कुचला जो आदमी है भाई, उठ ही नहीं पा रहा है, अपनी बात को कह ही नहीं पा रहा है, अब वैसा नहीं है। वो डंके की चोट पर आके कहता है साहब ये आपकी ड्यूटी है और आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे हम कोई एहसान मांग रहे हैं। तो चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ में भी ये पार्ट है कि जो बहुत ही ज़्यादा दबे थे कुचले थे, जिसको कहते हैं हम इम्पोवरिश्ड थे, तो उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी राइट्स और उनके अवेयरनेस में भी दिखता है। तो आज की डेट पे ईआई की बहुत ज़रूरत है ऑन पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि ये सारी चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, ये यूं के यूं यूज़ करना है आपको, देखो मैंने आपको इसीलिए ये नोट्स लिखवा दे रहा हूँ। कॉमन मैन भाई मोर अवेयर हो गया है और गुस्सा बहुत जल्दी करता है, ईजिली एंग्री। तो कहीं ना कहीं आपको तो संयम बरतना पड़ेगा। अगर सामने पब्लिक बात बात पे नाराज हो जाती, बात बात पे धरना देने लगती है, तो आप भी वही एक्शन नहीं ले सकते। तो आपको क्या है, संयम बरतना पड़ेगा, और उस संयम के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, पॉलिटिकल मास्टर्स। पॉलिटिकल मास्टर्स, अब नेता, भाई नेता अलग प्रेशर डालेगा भाई, वो क्या करेगा भाई, आप पे प्रेशराइज करेगा, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जब अराइज होगी
तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ईआई की आवश्यकता पड़ेगी। तो पॉलिटिकल मास्टर से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? मान लो हो सकता है आप जिस बॉडी में काम कर रहे हो, ठीक है, जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से काम कर रहे हो, उसकी खुद की भी सिस्टमिक दिक्कतें होती हैं, सिस्टमिक डेफिशिएंसीज। ठीक है, अब मान लीजिए आप हेल्थ उसमें डॉक्टर, वो आप सीएमओ हो, अब आप जितना भी सब कुछ अच्छा करो, वहां पे अगर जितने डॉक्टर्स हैं जितने पेशेंट, वो रेशियो गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं आप जो है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरत बढ़ रही है, सिस्टमिक डेफिशिएंसीज। दूसरा है इनएबिलिटी टू अडेप्ट। अभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चल रहे हैं भाई? पुरातत्व में चल रहे हैं। आज की डेट पे भाई किसी की आप गाड़ी चेक करते हो या कुछ मांगते हो, लाइसेंस मांगते हो, तो सामने वाला भी वो चीज़ पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है, आप अडेप्ट नहीं कर रहे हो नई टेक्नोलॉजीज में, आप अडेप्ट नहीं कर रहे हो नए प्रोसेस में, अभी भी आप वही जंगल राज समझ रहे हो। नहीं, तो ये सब भी जैसे चेंज हो रहे हैं, तो अगर जो मन में जंगल राज सोचता है और एक्चुअल में जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, मैनेज करने की आवश्यकता है। उसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें ईआई की आवश्यकता है एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर सेल्फ, अब सेल्फ के लिए भी चाहिए ना ईआई। क्यों चाहिए भाई? डेडिकेशन टू ड्यूटी। अब आप समझिए, ड्यूटी भाई 10 से 5 की जगह 10 से 12 चल रही है, रात के 10-10 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे तक आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप तो पागल होने लगोगे। तो यहाँ पर आपकी मदद क्या करेगा? तो जो आपका ये अपसेट होना, सैड होने वाला इमोशन है, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा अगर इस नौकरी को आप बेहतर तरीके से करना चाहते हो। वही हम कह रहे हैं कि ईआई की आवश्यकता इसलिए भी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है? फैमिली वर्क बैलेंस। अभी हमने समझा, कहीं ना कहीं अगर आपको फैमिली वर्क में बैलेंस बिठाना है, तो आपको ईआई की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर फ्रस्ट्रेशन। अब सिविल सर्वेंट सब कुछ बढ़िया कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसे गालियां दे रहे हैं। तो इस चीज को वो कैसे दूर करेगा? इस चीज को वो कैसे सहेगा? तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। वो समझेगा, अरे यार ये भीड़ है, इनको कम चीजें समझ में आती है, इनको 4 लोग उकसा देते हैं इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ये मीन नहीं करते हैं। तो ये सब उसको समझ में आएगा। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो वो फिर क्या है, क्रोध में आएगा और कभी को रिजाइन कर दे, या कह दे भाई हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। तो ये कीवर्ड्स आप लिख लो, यही आपको काम दे देगी। चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये दे देना, एग्जाम्पल लिख देना। कॉमन मैन मोर अवेयर इजिली एंग्री। पॉलिटिकल मास्टर्स प्रेशराइज करते हैं और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती है उनसे। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमिक डेफिशिएंसीज, इनएबिलिटी टू अडेप्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, इनएबिलिटी टू अडेप्ट। सेल्फ, डेडिकेशन टू ड्यूटी, फैमिली वर्क बैलेंस, और फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की? काम ना होने की और अप्रिसिएशन ना मिलने की। ठीक है, बहुत बार आप देखते हो सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी इंक्वायरी बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन सब सिनेरियो में ईआई का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। हमने नीड पढ़ लिया, अब इम्पोर्टेंस भी समझ लेते हैं। पहला क्या है? बेटर गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस। कैसे? गुड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो, पीएम यूजिंग EI to encourage masses to participate in civil defense exercises। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे
पीएम यूजिंग ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? लोगों के बीच जो इमोशंस है उन्हीं को मैनेज करते हुए उनसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ईआई टू एनकरेज मासेस टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो क्या पॉइंट है हमारा? बेटर गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में क्या पॉइंट आपका सब पॉइंट है? इनेबल्स स्पीडी ग्रीवांस रिड्रेसल। दूसरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। भाई अगर आपको कोई भी ऐसा मान लीजिए वही राशन ही बंटवाना है, अब राशन बंटवाने में कहीं ना कहीं आपके मन में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप क्या करोगे? वो जो प्रेशराइज्ड काम है उसको भी आसानी से हैंडल कर पाओगे और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है? तो कोई भी मास प्रोग्राम, मास लेवल का प्रोग्राम, कंट्री लेवल का प्रोग्राम, जहां 125 करोड़ के लिए कोई चीज करी जा रही है, तो आपको ऐसे स्ट्रेस और प्रेशराइज सिचुएशंस में अपने इमोशंस मैनेज करने होंगे, तभी कहीं ना कहीं आप गुड गवर्नेंस को मेंटेन कर पाओगे। तीसरा है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। भाई विन विन मॉडल ऑफ नेगोशिएशन। अब देखो, आपने देखा दो पार्टी लड़ रही है, आप ऑफिस में, आप मान लीजिए डिप्टी अकाउंटेंट जनरल हो, ठीक है, और आपके यहाँ दो डबल ओ लड़ गए किसी बात को लेके, तो आप बीच बचाव करते हो। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप समझ पाओगे कि एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों खफा है और क्या किया जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं ईआई होना चाहिए। ईआई के बाद आप उनके इमोशंस को समझकर उनको रीडायरेक्ट करोगे ताकि एक ऐसा नेगोशिएशन हो सके जहां पर दोनों खुश हो। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी ये काम करता है। चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये अप्रोच कैसे डेवलप होगी? कहीं ना कहीं आपके अंदर ईआई है तो आप चाहोगे ना कि जो दिक्कत है, अगर मान लो आज मुझे दिक्कत हो रही है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, तो मुझे ये सॉल्व करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि इमोशंस मेरे गड़बड़ाएंगे, मैं परेशान होऊंगा, मैं दुखी होऊंगा, तो मैं नहीं चाहता मैं दुखी हूं, तो ये कैसे बदलेगा? तो इनकी वजह से, इनकी इसको बदलने के लिए आप क्या करते हो? आप अपने इमोशंस को बदलना चाहते हो। वो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। फिर क्या है? डी पर्सनलाइजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखो आप एसडीएम हो, लोग आते हैं और आपको मान लो गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने दिल पर नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपको गाली नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एज एन एसडीएम, एज अ डेजिग्नेशन की जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्शंस हैं, उनसे खफा हैं, वो आपसे नहीं दुखी हैं। तो ये अंतर करने के लिए क्या चीज चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आदमी खुद ही दुखी हो रहा होगा, यार देखो मेरे को गालियां दे रहे हैं, मैं इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी मुझे ऐसे खरी खोटी सुना रहे हैं। तो ये क्या है? डीपर्सनलाइजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म में भी हेल्प करता है। तो ईआई हमने क्या कहा, कहाँ कहाँ मदद करता है? बेटर गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस, गुड गवर्नेंस, यहीं पे आप लिख दो ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट बनता है, सोशल कैपिटल बनता है, ये सब लिख सकते हो। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि ये सब जेनरिक पॉइंट है, हर जगह फिट कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डीपर्सनलाइजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। ये कुछ है इंपॉर्टेंस, किस चीज के इंपॉर्टेंस ऑफ ईआई इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाउ टू इनकलकेट। हमने नीड देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया,
अब भैया इसको इनकलकेट कैसे करें? आपने सब कुछ समझा दिया, ईआई क्या होता है, ईआई के डोमेन क्या होते हैं, ईआई की ज़रूरत क्या है, ईआई के फ़ायदे क्या हैं। भाई मेरे अंदर ईआई कैसे डेवलप होगा ये भी तो मुझे बताइए। तो उसका हमने आपको बताया था, एक तो हमेशा वो एवरग्रीन पॉइंट है, वो है सोशल मेजर्स। सोशल मेजर्स क्या है? सोशलाइजेशंस के थ्रू आप सिखाते हो। कौन सिखाएगा? पेरेंट्स या फैमिली, स्कूल्स, रोल मॉडल, सिनेमा। एग्जाम्पल रोल मॉडल का जैसे देते हैं, रोल मॉडल कैसे हमें ईआई मैनेज करने के सिखाता है। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, थाला फॉर अ रीजन। अब थाला फॉर अ रीजन जो है कि अब इन्होंने अपना दिखाया कैरेक्टर कि भाई कैसी भी प्रेशर सिचुएशन हो, इनका जो काम है, कामनेस बनाए रखते हैं, तो वो बहुत वो एप्रिशिएशन का पात्र है। आप उस चीज को एप्रिशिएट करते हो। तो ये भी आप चाहोगे कि ये मेरे अंदर भी ऐसी चीज डेवलप हो कि मैं बहुत स्ट्रेस हूं, बहुत गुस्से में हूं, तो भी मैं उसको अपने ऊपर झलकाओ नहीं, अपने ऊपर उसके हावी ना होने दो। तो कहीं ना कहीं आप मैनेज मैनेज करना सीख रहे हो इमोशंस, किसी को आइडलाइज करके। यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल दिया थाला फॉर अ रीजन का। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। इसी तरह अदर एग्जाम्पल्स भी आप सोच सकते हो कि सोशल मेजर्स ईआई की कैसे मदद करते हैं। दूसरा आपका इंडिविजुअल मेजर्स। इन लुक जाओ, गलत हो गया। इंडिविजुअल मेजर्स। अब इंडिविजुअल मेजर्स क्या क्या हैं भाई, वो देख लेते हैं। इमोशनल लिटरेसी, ये सब कीवर्ड्स हैं, याद करो इसको। इमोशनल लिटरेसी प्लस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब ये क्या है? आइडेंटिफाइंग इमोशनल फेजेस। एग्जाम्पल समझो। इंडिविजुअल मेजर्स क्या है भाई? मुझे पता है कि अगर मुझे टाइम पर कोई चीज़ ना मिले तो मुझे बहुत चिढ़ होने लगती है। अब मुझे पता है अपनी बिहेवियर का, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल फेजेस को समझते हो। दूसरे, अब जैसे मेरे पिताजी हैं भाई, उनको अगर कोई झूठ बोलता है तो उनके तो बिल्कुल ही पारा गर्म हो जाता है। तो उनको पता है ना कि भाई मेरे अंदर ये इमोशन कब जनरेट होता है। तो वही है इमोशनल लिटरेसी, अपने इमोशनल फेजेस का पहचान करना। दूसरा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में सोचना कि भाई क्या चल रहा है मेरे मन में। तो ये भी आपको मदद करती है अपने इमोशंस को समझने में। और अगर कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस समझते हो तो ईआई डेवलप होने का शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ईआई के दो पार्ट है ना, अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस। पहले आप अपने समझते हो, फिर दूसरे के भी समझोगे। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा है मेडिटेशन एंड योगा। अब भाई आप प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका दिमाग शांत करता है। दिमाग शांत करता है तो आप अपने इमोशंस को बेटर यूज करने की स्थिति में होते हो। ठीक है? तो मेडिटेशन एंड योगा। फिर क्या है? ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ सिचुएशन। भैया जैसी सिचुएशन है उसको आप ऑब्जेक्टिवली अप्रोच कर रहे हो, ना कि सब्जेक्टिव। अब मान लीजिए आपके घर की लड़ाई हो गई, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। आप पहले समझो कि भाई लड़ाई क्यों हुई, किसकी गलती थी, क्या कहा गया, कैसे हुआ, ये समझने का तरीका हुआ। दूसरा है आप बिल्कुल क्रोधित हो गए, किसने हाथ लगाया, मैं भी मारूंगा। तो ये क्या चीज हो गई? आप इमोशनल होके सब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ सिचुएशन हो गई। तो ऑब्जेक्टिव अप्रेजल जो है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। और जहां आपके इमोशंस कंट्रोल और मैनेज होते हैं तो आपका रास्ता बन जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो अगर आपसे सवाल, कहीं ना कहीं इनकलकेशन ऑफ ईआई में आपका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि आप मैनेज करना सीखो अपने इमोशंस।
तो वो हर चीज़ जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हो, वो यहाँ पर आपका हाउ टू इनकलकेट ईआई का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ सिचुएशन। फिर क्या है, प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। अब देखो, आपके काम की चीज है, आपका पॉजिटिव इमोशंस है, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करो, मजा लो, जो भी कहना है करो। अगर आपको चीज पसंद नहीं हो रही है तो आप साइलेंट हो जाते हो और इग्नोर करते हो, तो सामने वाले को पता चलता है कि भाई हमारे मन में क्या चल रहा है। और जो अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप उसको इग्नोर भी कर पाते हो। ठीक है, प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। ठीक है, तो ये ईआई का ये वाला इंडिविजुअल मेजर्स में आप ये सब लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आप ये देखना, ये देखो एक अच्छा एग्जाम्पल मिला था, जसिंडा आर्डन आर्डम रिमेन्ड काम व्हेन अर्थक्वेक हिट ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू के टाइम पर घबराने घबराने का कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। तो ये कहीं ना कहीं ईआई को डेवलप करने का रास्ता है। तो आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो। एग्जाम्पल आपने दिया, प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। 1 2 3 4, यानी 4 पॉइंट हमने इंडिविजुअल मेजर्स में पढ़ लिए। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स कह रहा है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर एम्पथी डेवलप करो। अगर आप एम्पथी डेवलप करते हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के इमोशंस और दूसरे से जुड़ने की कंडीशन में बन पाते हो। तो वही है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर रहा है, आपके इमोशंस को मैनेज करने में मदद कर रहा है। दूसरा, मिड करियर मॉड्यूल्स। मिड करियर मॉड्यूल्स, तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ याद करनी है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में। यहाँ आपको 4 चीज़ें याद करनी है। ठीक है, इंडिविजुअल मेजर्स में। फिर क्या आता है, तीसरे के बाद आता है चौथा, रिलीजियस मेजर्स। रिलीजियस मेजर्स क्या हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शायद वाद, शायदवाद फिलॉसफी है ना। एक्सेप्टिंग अदर्स आउटलुक, ये कहीं ना कहीं ईआई डेवलप करने में मदद करता है। तो शायदवाद कह रहा है कि भैया सामने वाला भी सही हो सकता है, तो आप उसकी बात सुनने के इच्छुक होते हो। ठीक है, एक्सेप्टिंग अदर्स आउटलुक, वो क्या सोच रहे हैं आप उनकी बात समझो। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स और दूसरों के इमोशन समझने की कोशिश कर रहे हो। ये हो गया आपका रिलीजियस मेजर्स का सब पॉइंट या एग्जाम्पल। 5 क्या है, एटीट्यूडनल चेंज। भाई आप अगर किसी भी चीज को एलिमिनेट बायस, ग्राउंड वर्क फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। हमने एक पार्ट कहा था कि अपने आप को समझना, दूसरे को समझना। अब भाई अगर मेरे मन में किसी भी तरह का बायस है, मैं उसको अपने समान नहीं समझता, तो आपको लगता है कि मैं उसकी बात को पूरी तरह से समझूंगा? तो अगर मुझे उसकी पूरी बात समझनी है और इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप करने हैं, तो मुझे बायस हटाना पड़ेगा। बायस हटाएंगे तो आप दूसरों की तरफ कनेक्ट होगे तो आपको उसके बारे में और चीज़ें पता चलती हैं। तो है एटीट्यूडनल चेंज, एलिमिनेट बायस, ग्राउंड वर्क फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स।
तो ये 5 पॉइंट हो गए। तो इंडिविजुअल मेजर्स, मतलब इसमें हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस में, नीड में, हमने काफ़ी पॉइंट्स कर लिए हैं। इन्हीं को वहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस कर देना है और आपका 12 नंबर का आंसर डन है। ठीक है, इसमें हमने 4 हेड्स आपको पढ़ाए, डोमेन पढ़ाया, ठीक है। डोमेन के बाद मैंने आपको बताया नीड बताई, नीड के बाद मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई, इम्पोर्टेंस के बाद हमने ये बताया कि हाउ टू इनकलकेट। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हो गए आपके ईआई के। एक और डिस्कशन रहता है, वो थोड़ा सा है, वो भी आप समझ लीजिए, आईक्यू वर्सेस ईक्यू। अगर आईक्यू वर्सेस आईक्यू वर्सेस ईक्यू अगर सवाल आ जाता है तो आप यहां पर लिखना, डेफिनेशन लिखना, इंटेलिजेंस की क्या होती है, सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट हेल्प इन, किस किस चीज में हेल्प करती है भाई साहब, acquiring knowledge, learning, solving problems। इंटेलिजेंस क्या होता है, सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट हेल्प इन acquiring knowledge, learning और solving problems। ठीक है, ये आपको डेफिनेशंस लिखनी है अगर आपको आईक्यू वाला सवाल आता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी इसी के अराउंड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया है, अब आईक्यू को समझते हैं। आईक्यू में क्या है, लर्निंग प्लस नॉलेज प्लस कैपेबिलिटी आईक्यू क्या है कि आपका जो नॉलेज और कैपेबिलिटी वाला पार्ट है ना, वो आपका आईक्यू में आता है। ईक्यू हमने पढ़ ही रखा है, तो अगर अपने को समझाना हो तो आईक्यू क्या है कि आपका जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है। तो अगर एक लाइन कहा जाए तो आप कह सकते हो आईक्यू कैन मेक यू मैनेजर बट इट इज ईक्यू दैट मेक्स अस लीडर। तो ये कोड भी आप याद कर लो, IQ can make you manager but it is EQ which makes us leader। ठीक है, IQ can make the make you managers but it is EQ which makes us leader। तो यहाँ पर IQ की एक वो नैरो अप्रोच बताई गई है कि वो कैसे सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पार्ट्स पे डील करता है, एकेडमिक एबिलिटी पे डील करता है। एंड EQ हाउ इट इज सो मच मल्टी डायमेंशनल, क्यों, क्योंकि वो उन इमोशंस की बात कर रहा है जो हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये IQ वर्सेस EQ भी सवाल आपका पूछा जा सकता है, बट मुझे क्या मेन सवाल लगता है वो यही आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा कि EI कैसे मदद कर रही है। हो सकता है आपको जनरल पूछ ले, नहीं तो किसी सेक्टर का स्पेसिफिक पूछ सकती है कि आपसे कहा जाता है एज अ सिविल सर्वेंट व्हाई EI इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप अगेन वो सारी बातें करोगे जो अभी हमने ऊपर करी है। तो ये EI वाला बहुत क्विक है। देखो, आप सबको ये क्रैश कोर्स की तरह ही समझना होगा। आप ये सोचो कि आप बहुत डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, नहीं, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराना चाहता हूँ एथिक्स के। तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत छोटे ऐसे ही लेक्चर कंप्लीट करेंगे। एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप इसके बारे में पढ़ना, कॉकरोच थ्योरी बाय सुंदर पिछई। ये आप थोड़ा पढ़ना इसके बारे में, ठीक है, और मुझे बताना कि आप इसको यूज कैसे करोगे या कहाँ करोगे, किस एग्जाम्पल में यूज करोगे और कैसे यूज करोगे। ठीक है, इसको आप पढ़ना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे।
थैंक यू स्टूडेंट्स, वील मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। हो सकता है मैं पहले मॉरल थिंकर्स पढ़ा दूं, फिर एटीट्यूड पढ़ाऊं। देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करता हूं मैं लेक्चर्स को। और जो क्वेश्चंस के लिए बोल रहे थे ना, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जाके मैं एक दो वीडियो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।